जगदीश नारायण। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा, मेरा बड़ा सीधा प्रश्न था कि प्रदेश में कितने ग्रामीण गाँवों का विद्युतीकरण हो चुका है। जवाब में आया है कि प्रदेश की जनगणना के अनुसार सभी आबाद राजस्व ग्रामों का विद्युतीकरण हो गया है, कुछ मजरे बाकी हैं, कुछ मजरे, और उसके लिए पैसा भारत सरकार से मांगा गया है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा, कुछ मजरे माने कितने मजरे प्रदेश में बाकी हैं, इसकी कोई संख्या है? और जो आपने पैसा मांगा है भारत सरकार से RDSS से, वो पैसे की वो मांग कब गई है और कितनी गई है? तीसरा प्रश्न मेरा यह है कि अगर सभी गांव आज छाजित हो चुके हैं आपके उत्तर के अनुसार, तो आपके पास तो होगा, लेकिन मैं एक उदाहरण दूंगा, आप नोट कर लें, बाद में हमको दे दीजिएगा। मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक गाँव गाड़ी दी है और जौनपुर जिला का, उस गांव का विद्युतीकरण हुआ कि नहीं इसको आप जरा देख लीजिए। वहाँ खंभे खड़े हैं, तार नहीं है, लोगों को बिल जा रही है। हम लोग बराबर लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई निस्तारण नहीं हुआ। लिख के दे दीजिएगा, हमने पूछ लिया, आप बता देंगे। अब उसमें लिख के दीजिए तो पूरी जानकारी आ जाएगी। माननीय मंत्री जी, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपको। बहुत देर से इंतजार करने के बाद आपकी दृष्टि छोटे से दल पर पड़ी, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। एक आदमी कोई बोलेगा। मान्यवर, बजट अब नहीं, जो आया है इस प्रदेश का निश्चित रूप से बहुत बड़ा है, विशाल है। कल की तैयारी प्रदेश भी विशाल है। इस प्रदेश की आबादी 11 की जनगणना हुई है और आज की तारीख में भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अभी जनगणना होगी तो इसका भयंकर रूप सामने आएगा। कोई भी विकास, हमारा देश जो है गांव गरीब किसान का है, हमारी इकाई गांव है। इस बजट में गांव के विकास के लिए बहुत कुछ देखने को नहीं मिला है। मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध भी करना चाहूँगा, ये इस पर थोड़ा ध्यान देंगे कि गांव में आज स्थिति ये है कि जो सड़कें बनी थी बाबा अम्बेडकर के नाम से, लोहिया जी के नाम से, सब टूट चुकी हैं। और अभी पिछले बार लोक निर्माण मंत्री जी कह रहे थे पीरूडी की रोड हो, गाँव में पीरूडी की रोड कहाँ होगी? एजेंसी बड़ी भले रही होगी, वो बनाई है, तो उस पर धन देने का काम करें। क्योंकि आज स्थिति यह है कि भारत सरकार के बजट में जो गांव सभाओं को वित्त आयोग का पैसा मिलता था वो भी कम हो गया है, मनरेगा का भी पैसा कम हो गया है। इससे आने वाले समय में गांव का विकास बाधित होगा। इसलिए राज्य सरकार की इस भारी भरकम बजट में गांव के विकास पर ध्यान देना होगा। साथ ही आज तक अभी आंकड़ों का बड़ा खेल सुनने को मिला, बड़े बड़े विद्वान हैं। बड़ी खुशी है कि इस विधानसभा में बड़े अच्छे विद्वान, बड़े अच्छे लोग आए हैं, काफी सीखने को मिल रहा है। लेकिन एक आंकड़ा मैं भी माननीय वित्त मंत्री जी से जवाब में जानना चाहूंगा, इस प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे कितने लोगों जीवन यापन कर रहे हैं? इस प्रदेश में लघु कृषक कितने हैं? इस प्रदेश में किसानों के उत्पाद की लागत कितनी लगती है? कितनी लागत का हम उत्पाद करते हैं? जब तक हम इन सब बेसिक चीजों पर अपना ध्यान नहीं आकर्षित करेंगे, इस बजट का लाभ नहीं मिलेगा। अभी देखा गया है कि पिछला बजट खर्च नहीं किया गया। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इनकी गलती से बजट रुका हुआ है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये जनता के साथ धोखा है, ये समाज के साथ धोखा, प्रदेश के साथ, इसमें पक्ष विपक्ष की बात नहीं होनी चाहिए। जिसने भी ये किया है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, तभी नहीं फिर आप बजट दे रहे हैं, इतना बड़ा बजट दे रहे हैं, खर्च नहीं होगा। आज के पेपरों में निकला है PWD विभाग का कई हजार करोड़ रुपए वापस हो गया। क्यों वापस हो गया? उसमें क्या भ्रष्टाचार के लिए वापस हुआ है? किसकी जिम्मेदारी है? उनको उस पर चिन्हित होकर सरकार को सजा करना चाहिए। मान्यवर, स्थापना सुविधा की बात, बहुत पैसा दिया गया बजट में, हम स्वागत करते हैं उस बजट का। मेरा जनपद जौनपुर है, वहाँ एक सेतु है जो इलाहाबाद से गोरखपुर को बीच जाता है, लखनऊ से माझी घाट है, शास्त्री ब्रिज, वो टूटा हुआ है। लंबे समय बहुत लिखने पढ़ने के बाद उस पर काम शुरू हुआ, लेकिन आज तक उस पर बजट नहीं गया कि वो काम हो। उसके पैरेलल एक पुल बनना है, आज तक बना ही नहीं। और स्थापना सुविधा में जो धन दिया गया है, मैं सरकार का ध्यान उस जौनपुर के शास्त्री ब्रिज पर वापस करना चाहूंगा। नहीं तो आने वाले कुंभ में पूर्वांचल के लोग प्रयागराज तक पहुंच नहीं पाएंगे। वे प्रयागराज में चाहे जो बात हो, जो भी मैंने पिछले बार भी कहा था, जौनपुर में चारों तरफ से
रेलवे का बड़ा जाल है, वहां पर ओवरब्रिज बनना है। और खुशी है कि हमारे जनपद में माननीय गडकरी जी आने वाले हैं। अगर सरकार एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भेज दे तो शायद उनकी दृष्टि पड़ेगी। और उन्होंने बयान भी दिया था जौनपुर में आने पर, या फिर आने वाले हैं, हो सकता है वो जौनपुर का कल्याण हो जाए। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो भी एनओसी देना हो उसको जल्दी देने का काम करें। युवाओं को रोजगार की बात आई है, बजट में व्यवस्था की गई है। इस प्रदेश में रोजगार तभी सृजित हो पाएंगे, तभी प्रदेश उन्नत करेगा जब हम कृषि आधारित रोजगार पर पैसा खर्च करेंगे। हम नौजवानों को कृषि पर आधारित रोजगार दें। कृषि प्रधान देश है। इस कृषि प्रधान देश में अगर हम रोजगार के सृजन नहीं करेंगे तो कभी भी तरक्की नहीं होगी। मैं याद दिलाना चाहूंगा, आंकड़ा तो मैं नहीं पढ़ पाया हूं, लेकिन जब पूरे विश्व में मंडी का दौर था तो ये भारत मंडी की दौड़ से इसलिए उभरा, आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री हो चुके थे, इसलिए उभरा कि यहाँ कृषि प्रधान देश है, कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इस पर रिसर्च हुआ कि आखिर भारत बचा कैसे, तो वहाँ लोगों ने बताया कि यहाँ के लोग कृषि प्रधान देश है, इसलिए लोग कृषि पर आधारित हैं। बैंकिंग व्यवस्था पर लोग आधारित नहीं है, कृषि के सहारे जीते खाते हैं, इस रहते देश में मंदी नहीं आ पाई। तो कृषि एक बहुत बड़ा सेक्टर है हमारा, और ये किसानों का ही प्रदेश है, देश है। ये पूंजीपतियों के लिए नहीं बना हुआ है। इस किसानी की जो हमारी उत्पाद हैं इनका उचित मूल्य मिले, उचित मार्केटिंग मिले तो निश्चित रूप से हमको लाभ मिलेगा। चिकित्सा की बात की गई है। हमारे जनपद की मैं बात करूंगा, हमारे जनपद में जिला अस्पताल है, वहाँ डायलिसिस हर जगह हो रही है, डायलिसिस हो रही है, लेकिन कम बेड है, 4 बेड या 5 बेड है। एक लंबी लाइन गरीबों की लगी हुई है, बेड बढ़ाए जाएं। पीएससी और सीएससी की जो स्थिति है हमारे अपने क्षेत्र की, एक भी पीएससी पे एक भी डॉक्टर नहीं है। एक दिन एक बार पीएससी पे गया, चौरी पीएससी पे, एक कंपाउंडर बैठा हुआ था बेचारा, वही चला रहा पूरी पीएससी। तो जो पीएससीयां हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, वो सीधे जनता से, गांव से जुड़ी हुई हैं, उनको का सुदृढ़ किया जाए। मेडिकल कॉलेज खोले जाए, अच्छी बात है। हमारे जनपद की मेडिकल कॉलेज की स्थिति कई बार चर्चा हो चुकी, अभी तक वो चला नहीं, न चलने की स्थिति में है। यही माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था, लेकिन वो आश्वासन बन के रह गया है, अभी वो चला नहीं है, तो उसको चलाया जाए। स्वास्थ्य एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बनता जा रहा है, और इस समय उस पर अगर ज्यादा खर्च किया जाएगा, सरकार ज्यादा व्यवस्था करेगी, ये स्वागत योग्य होगा और प्रदेश का स्वास्थ्य सुधरेगा। दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है रोडों की अभी चर्चा हुई, पक्ष विपक्ष सारे लोगों ने कहा रोड की मांग बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। मेरे क्षेत्र में ओडीआर बना हुआ है। आज स्थिति है कि 8 साल हो गए उसके मरम्मत का पैसा नहीं दिया गया। आजमगढ़ रोड से वाराणसी बॉर्डर तक वो रोड जाती 27 किलोमीटर की, उसकी मरम्मत नहीं हो पा रही है, टूट गया। पता नहीं कहाँ ओडीआर विभाग के रोड होता है, उसको परमानेंट उसकी देख रेख होनी चाहिए, उसका उच्चीकरण चौड़ीकरण होना चाहिए, नहीं हो पा रहा है। माननीय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उस पर भी आकृष्ट करना चाहता हूँ कि क्षेत्र के जो ओडीआर रोड विभाग के रोड हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग के रोड हैं, वह उस पर भी काम लगे, उस पर ध्यान दें, उसका मरम्मत करें। और जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव पर काम होते हैं, जनप्रतिनिधि प्रस्ताव देते हैं, आप बजट देंगे, जनप्रतिनिधि सभी हमारे माननीय सदस्य इधर उधर सबको प्रस्ताव पर काम होंगे। आजकल एक नया फैशन देखने को मिल रहा है, जो वहाँ उद्घाटन और शिलान्यास की तख्तियां लग रही हैं, क्षेत्र हमारा, नाम इनका लिखा जा रहा है। धन्यवाद नाम क्षेत्र निकल, नाम रमेश जी, आप बोलेंगे सोमवार को। और इतनी हद हो गई है, जिला पंचायत के लोगों पर पूर्व विधायकों का नाम लिखा जा रहा है। मेरे जनपद में इस तरह की घटनाएं हो रही, पता नहीं पूरे प्रदेश में हो रही है। विधायिका का अपमान है ये। हम आज विधायक देता हूँ कि सामान्य बजट की चर्चा में मुझे बोलने का अवसर दिया है। आज इस बजट में पंडित दीन, धन्यवाद। श्री जगदीश राय, थोड़ा सा समय कम कराइए तभी हो पाएगा। सचिन महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया। माननीय महामहिम राज्यपाल जी ने
अपने अभिभाषण में बहुत सी बातें कही हैं, तो उन बातों में कुछ बहुत ऐसी चीज़ें मुझे देखने को नहीं मिली जो बहुत ज़रूरी थी। जैसे हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं, हमारा वाराणसी काशी सबसे पुराना धार्मिक नगरी भी है, प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है। एक्सप्रेस वे से सबको जोड़ा गया, लेकिन आज तक वाराणसी को जोड़ने का कोई एक्सप्रेस वे नहीं बना। वाराणसी में एक एयरपोर्ट भी है, बताया महामहिम के भाषण में कहा गया एयरपोर्ट की संख्या बढ़ाई जा रही है। वाराणसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे पहले बना, वहाँ कार्गो भी घोषित हो चुका है, लेकिन आज तक कार्गो को चालू करने का काम नहीं किया गया है। अगर कार्गो चालू कर दिया गया होता तो अगल बगल तो हम लोग, हमारा जौनपुर, आजमगढ़, अगल बगल गाजीपुर के जिलों का लाभ होता, लोग किसानों के उत्पाद को विदेश तक ले जाने के लिए तैयार होते, काफ़ी तरक्की होती। उस पर आज विचार नहीं हुआ, उस पर अभिभाषण में कुछ नहीं कहा गया। हमारी चिकित्सा व्यवस्था पर भी महामहिम राज्यपाल ने प्रकाश डाला, जो कहा बातें ठीक है, लेकिन उसमें मेडिकल कॉलेज की बात आ रही है। मेरे जनपद जौनपुर में मेडिकल कॉलेज लंबे समय से स्वीकृत है, पूर्व सरकार के ज़माने में स्वीकृत हुआ, वो 500 बेड का था। अब पता चल रहा है कि 500 बेड से करके 300 बेड आ गया। उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है वो बेकार हो जाएगा और 300 बेड भी नहीं चल रहा है। अगर वो बन जाता तो मेरे जौनपुर जनपद के साथ अगल बगल के जनपदों का भी बड़ा लाभ होता। मैं इस अभिभाषण में महामहिम ने इसको छोड़ा है, इसको जोड़ने की भी बात मैं करना चाहता हूँ। एक बहुत पहले से हम लोग विधानसभा में थे, तत्कालीन पेड़ोडी मंत्री माननीय आज के राज्यपाल माननीय वहाँ राजस्थान के राज्यपाल जी थे, उस समय मिनिस्टर थे, उन्होंने अयोध्या वाराणसी परिपथ की बात किया था। और आज करीब करीब हम समझते हैं कि 20-25 वर्ष हो गए और अयोध्या वाराणसी को क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है। ये सरकार की प्राथमिकता भी है कि धार्मिक नगरियों को जोड़ा जाए। बातें आती हैं, सुनने को मिलता है, लेकिन आज तक अभी उसका कोई कार्य दिखाई नहीं पड़ा है। एक ओवरब्रिज की बात, पुलों की बात महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने भाषणों में किया। मेरे जनपद जौनपुर में एक ऐसी स्थिति है कि चारों तरफ रेलवे लाइन के से आच्छादित है, बहुत सी ट्रेनें अब हो गई हैं, जाती हैं, उन पर ओवरब्रिज बनना आवश्यक है। घंटों घंटों जाम रहता है। राज्य सरकार का उसमें अपना प्रस्ताव भारत सरकार को भेजना चाहिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जंक्शन है हमारे यहाँ जफराबाद, जहाँ 100 ट्रेनें रोज गुजरती हैं। जब फाटक बंद हो जाता है तो हम लोग 1.5 घंटे तक इंतजार करते हैं और बहुत से मरीज बढ़ चुके हैं। इस पर कई बार हमारे सांसद लोग भी पार्लियामेंट में उठाए हैं और वहाँ से एक पत्र वो आया हुआ है यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार को, रेल मंत्री जी ने भेजा है। यहाँ से इनको NOC भेजना है। मैं अनुरोध करूँगा सरकार से कि शीघ्र से शीघ्र NOC अगर चली जाए तो एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। महामहिम राज्यपाल ने कहा टेंडर प्रक्रिया, PWD में टेंडर प्रक्रिया हम सारे ऐप लगा रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से ईमानदारी हो रहा है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन उसमें जो दबंग लोग हैं वो मैनेज कर रहे हैं, ठेकेदारों को मैनेज करके वो डरा धमका के अपने मनमानी काम करते हैं, काम भी ठीक नहीं होता है। इस स्थिति पर भी ध्यान दिया जाए, उस पर अंकुश लगाया जाए। हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश कृषि पर आधारित है, वहाँ कोई बड़ा उद्योग नहीं है। हमारे गन्ना मंत्री जी बैठे हुए हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात तो बहुत अच्छी है, वहाँ गन्ना का भाग काफ़ी हुआ, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो मिलें चल रही थी वो बंद हो चुकी है। गन्ना, हम लोग किसान हैं, किसान परिवार से आते हैं, कि गन्ना की बुआई नहीं कर पा रहे हैं कि अब गन्ना बेचे कहाँ, कहीं कोई मिल चल नहीं रही है। पूर्ववर्ती सरकार ने 1-8 मिल चलाया, लेकिन उसको भी क्षमता वृद्धि नहीं की जा रही है। जबकि लगा हुआ मिल मऊ में लगी है, छठियाओं चीनी मिल आजमगढ़ में लगी है, गाजीपुर में नंदगंज थी वो बंद हो गई, औराई थी बंद हो गई। इससे हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों को आय दोगुनी करने का जो संकल्प है वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और गन्ना मंत्री जी से मैं अनुरोध करूँगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश पर कृपा करें, क्योंकि गन्ना की क्रांति पूर्वी उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी। देवरिया की बात हमारे साथियों ने किया चाहिए। प्रधानमंत्री सम्मान निधि मिल रही है, किसानों को भेजा जा रहा है, बहुत से वक्ताओं ने कहा, लेकिन उसमें थोड़ा सा उसको नहीं पा रहे हैं।
कुछ रैकेट उसमें लगे हुए हैं, वो गलत काम करते हैं, गलत लोगों के नाम से निकाला जाता है, तो उसका सही लाभ नहीं मिलता है। इसकी जांच भी होनी चाहिए और इसकी पारदर्शिता पर सुनिश्चित कोई व्यवस्था करनी चाहिए। कृषि हमारा प्रधान, हम कृषि प्रधान प्रदेश के भी हैं, देश के भी हैं। कृषि पर शोध, किसानों के लिए नया बीज, पहले पंतनगर हुआ करता था, वो उत्तरांचल में चला गया। हम लोग बीएचयू के सहारे बीएचयू उतना बीज नहीं दे पाता, तो कृषि को शोध बढ़ाने के लिए कृषि विश्वविद्यालयों को और मजबूत करना चाहिए। कृषि वैज्ञानिकों को यहाँ और भी व्यवस्था देनी चाहिए कि कृषि पर शोध होना चाहिए। किसानों के जो औजार होते हैं उस पर छूट के लिए किसानों के लिए बड़े बड़े सबमिट हो रहे हैं, तो क्या कृषि पर भी आधारित कोई व्यवस्था कोई पूंजीपति लगाना चाहता हो तो वो बताया जाए कि अगर कृषि प्रधान देश में कृषि पर आधारित व्यवस्था नहीं मिलेगी तो कैसे तरक्की होगी, कैसे हमारी आमदनी बढ़ेगी। आय दूनी करने के बाद से कहाँ किसान की आय दूनी होती है। हम लोग किसान परिवार से आते हैं, सभी लोग होंगे, सभी लोग देखते होंगे, किसान की आय तभी दूनी होगी जब उसको लागत कम मिलेगा या सरकार से सब्सिडी मिलेगी। लागत कम मिलेगा, सब्सिडी मिलेगी, निश्चित हमको लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है किसानों को अपने माल को बेचने का, हमको मार्केटिंग नहीं मिलती। हम व्यापार जो व्यापारी होते हैं उनके सहारे रहते हैं। जब हम अपनी फसल पे आलू मटर सब्जी तैयार करते हैं तो वो मनमानी भाव से उसको लेना चाहते हैं, क्योंकि कोई उसकी व्यवस्था नहीं है कि हम उसको कहीं सुरक्षित रख सकें, उसकी कहीं अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं। इसलिए जो हमारे नौजवान लोग हैं वो भी परेशान हैं कि हम लोग जिनके पास खेती है, सबके पास कुछ न कुछ खेती है, लेकिन वो प्रॉफिटेबल नहीं हो रही है, उसकी आय अच्छी नहीं हो रही है। इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। महामहिम माननीय सदस्य समाप्त करें, 7 मिनट हो गए आपका, समाप्त करें। सोलर पंप सरकार दे रही, बहुत अच्छी बात है। वो उस पर जो कृषि विभाग से उस पर आवेदन किया जाता है और वो उसमें हो क्या रहा है उसको उसके पीछे की कहानी। सोलर पंप लोग किसानों को जाता है कि साल भर लगता नहीं। तो मेरा अनुरोध है अगर उस पर किसानों को सब्सिडी दे दी जाए, किसान अपना लगा लें और उनको सब्सिडी मिले तो शायद बहुत बड़ी उपलब्धि किसानों को हो जाएगी। अब समाप्त करें। दुग्ध विकास की बात है। दुग्ध हमारे जनपद जौनपुर में सबसे बढ़िया डेयरी पूर्वांचल की थी, लेकिन बंद पड़ी है। मैंने इस सदन में कई बार उठाया, सरकार में भी थे, हम लोग प्रयास किए तो थोड़ा बहुत चलवाए थे, लेकिन आज तक वो चली नहीं। मेरा अनुरोध है कि उसको भी चलाने का काम किया जाए। धन्यवाद। श्री